हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था हमने, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में बात की थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पीनियल ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। पीनियल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है, इसके अनुपस्थिति में क्या होता है, उपस्थिति में क्या होता है, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझें, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पीनियल ग्रंथि। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी जो उत्पत्ति है भ्रूणीय जनन स्तर के एक्टोडर्म से होती है। पीनियल ग्रंथि की जो उत्पत्ति है भ्रूणीय जनन के एक्टोडर्म से हुई है, ठीक है। ये जो ग्रंथि है इसका रंग व्हाइट होता है, श्वेत कलर की ग्रंथि है ये, ठीक है। एक पिंड के रूप में पाई जाती है, पिंड नुमा होती है। यदि इसकी वजन की बात करें तो इसका जो वजन होता है लगभग 150 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो उत्पत्ति देखी, रंग और इसका वेट। अब हम देखते हैं कि लोकेशन, ये उपस्थिति कहाँ होती है, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति की हम बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये पाई जाती है जो डायोसील होता है, डायोसील की रूफ यानी छत पर पाई जाती है, छत पर उपस्थित होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं डायोसील क्या है, इसकी रूफ क्या है, कहां पर लोकेटेड होती है ये। तो इस चीज को हम एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 भाग हुए। अग्र मस्तिष्क के जो तीसरा भाग होता है यानी अग्र मस्तिष्क का भी पश्च भाग, जिसे बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन। तो डाइएन्सेफेलॉन, तो ये जो पोर्शन हमने कैविटी के रूप में दिखा रखा है ये अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है, जिसे बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन। इस डाइएन्सेफेलॉन के अंदर जो ये कैविटी है, गुहा है, इस गुहा को हम कहते हैं डायोसील, जो कि थर्ड निलय होती है। निलय मतलब कैविटी, गुहा, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग है जिसे डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं, इस डाइएन्सेफेलॉन के अंदर जो कैविटी होती है जिसे डायोसील कहते हैं, तीसरी गुहा के नाम से जाना जाता है। इस डायोसील का जो नीचे का हिस्सा है ये, इस हिस्से को हम इंडिकेट कर सकते हैं हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हाइपोथैलेमस की लोकेटेड कहाँ होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, जबकि ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, समझने के लिए ध्यान रखना है इस चीज को, और वो है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, ठीक है, ये एपिथैलेमस हुआ। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से एक वृंतनुमा रचना बाहर निकलती है। हाइपोथैलेमस से एक वृंतनुमा रचना बाहर की ओर निकलती है। इस वृंत के द्वारा एक ग्लैंड नीचे की ओर मस्तिष्क की गुहा में धसी हुई रहती है। तो ये जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि। और ये जो इसका व्रंत है, इस व्रंत को हम कह सकते हैं इनफंडाबुलम। तो इस हाइपोथैलेमस से इनफंडाबुलम नामक व्रंत के द्वारा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क की जो गुहा होती है, जिसमें एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्फिनोइड,
उस स्फिनोइड अस्थि की एक कैविटी जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका उसमें उपस्थित होती है मटर के दाने के समान। तो यहां पर यह हाइपोथैलेमस के नीचे डायोसिल के नीचे की ओर उपस्थित होती है। तो हमने पीयूष ग्रंथि को एक नया नाम दिया था, वो था इसको बोला था हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर पाई जाती है। अब हम देखें ये जो ऊपर का हिस्सा एपिथैलेमस, एपिथैलेमस से एक वृंत के रूप में रचना बाहर निकलती है। इस वृंत से जो ग्रंथि लगी होगी पिंड के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं पीनियल ग्रंथि। ये कौन सी हो गई? पीनियल ग्रंथि। इसको हम लिख सकते हैं पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो ये जो व्रंत है, इस व्रंत को हम कहेंगे पीनियल स्टाक, पीनियल व्रंत। तो देखिए हमने क्या लिखा, ये डायोसिल की छत पर उपस्थित होती है। डायोसिल, ये इस डायोसिल की रूफ यानी छत पर एपिथैलेमस होता है। एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल व्रंत जो कि खोखला व्रंत होता है, उस खोखले व्रंत के द्वारा पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, ये जो पीनियल ग्रंथि होती है, जो श्वेत रंग का पिंड है, इस पिंड के ऊपर एक कवरिंग होती है जो मस्तिष्क की आवरण के द्वारा होता है। हम जानते हैं जो कपाल है, मस्तिष्क है, चारों ओर से 3 झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिन्हें हम बोलते हैं पाइयामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर जो ये आवरण है, ये आवरण किसका होगा? पाइयामेटर का। तो पीनियल ग्रंथि चारों ओर से आवृत रहती है, किससे? पाइयामेटर से। या कह सकते हैं पाइयामेटर का जो खोल है, संपुट है, उस संपुट के अंदर ये पीनियल ग्रंथि एक पिंड के रूप में लटकी हुई रहती है और बंद रहती है। ठीक है, तो ये हमने इसकी पोजीशन देखी, स्थिति देखी, ये कहां पर पाई जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो पीनियल ग्रंथि है, इस पीनियल ग्रंथि में कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी। तो इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसके अंदर? पीनियल ग्रंथि में। एक होती है पीनियल कोशिका, पीनियलोसाइट, पीनियलोसाइट, साइट्स यानी कोशिकाएं, और पीनियल यानी कि पीनियल ग्रंथि की कोशिकाएं, पीनियलोसाइट्स इसके अंदर पाई जाती है। जबकि एक और होती है तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती हैं पीनियलोसाइट्स के बीच में होती हैं, जो इनको सपोर्ट करती है। अतः न्यूरोग्लियल जो सेल्स होती हैं, ये आलंबी कोशिकाएं होती हैं जो पीनियल कोशिकाओं को सपोर्ट करती हैं। ये आलंबी कोशिकाएं, अर्थात इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है। पीनियली आलंबी कोशिकाएं जिनके द्वारा किसी भी हार्मोन्स का स्रावन नहीं होता है, अर्थात इनके द्वारा हार्मोन स्रावित नहीं होगा। ठीक है, जबकि पीनियलोसाइट्स होती है, ये तंत्रिका प्रेरित होती है, तंत्रिका प्रेरित, या हम ये कह सकते हैं तंत्रिकाओं के रूपांतरण से बनी है। तो तंत्रिका रूपांतरित कोशिका भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, पीनियलोसाइट्स या पीनियल की जो ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन होता है। इसके द्वारा 3 प्रकार के जो हार्मोन्स है वो स्रावित होते हैं। सबसे पहले देखो सेरोटोनिन, सेकंड है एड्रीनो
ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा है मेलेटोनिन हार्मोन। ये 3 प्रकार के हार्मोन पीनियल ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं। अब इन सबके बारे में हम एक एक कार्य देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त की जो केशिकाएं होती हैं, रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, जैसे धमनियों सिराएं, लिख सकते हैं यहां पर अब हम रक्त केशिकाओं में संकुंचन को प्रेरित करते हैं। ध्यान से समझना इसको। सीरोटोनिन का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त की नलिकाओं में संकुंचन को प्रेरित करना। यदि रक्त की नलिकाओं में संकुंचन होगा, मींस रक्त केशिका, रक्त की नलिका सिकुड़ती है। सिकुड़ने से क्या होगा, इनकी जो गुहा का व्यास है, ये गुहा का व्यास कम होगा। अब देखो, यदि गुहा का व्यास कम होता है और रक्त का प्रवाह होता है तेजी से, तो बहता हुआ तेजी से जो रक्त है वो बहता हुआ रक्त नलिकाओं की, धमनियों और सिराओं की अर्थात रक्त नलिकाओं की इंटरनल जो लेयर होती है, अंतर झिल्ली होती है, उस पर प्रेशर ज्यादा लगाएगी और ज्यादा लगाती है तो रक्त का प्रवाह तेजी से होगा। रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। इस स्थिति में रक्त का दाब बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं रक्त दाब क्या होगा, में वृद्धि होगी। ये बात समझ में आई आपको। सीरोटोनिन का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त की जो नलिकाएं होती है उनमें संकुचन को प्रेरित करना। रक्त की नलिकाएं यदि सिकुड़ती हैं तो वो रक्त नलिकाओं की जो गुहा का व्यास है वो कम होगा, और रक्त की नलिकाओं का गुहा का व्यास यदि कम होता है तो रक्त का प्रवाह तेजी से हो जाएगा, और रक्त का प्रवाह तेजी से होगा तो रक्त भित्ति पर उतना ही ज्यादा दाब लगाएगा, जिसे कहते हैं रक्तदाब, और रक्तदाब में क्या होगी, वृद्धि होती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो सेकंड, एड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। इसका अर्थ देखो, ये नाम आपको बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। ट्रोपिन का मतलब होता है प्रेरित करना। अब 2 शब्द है, एड्रिनो और ग्लोमेरुलो, ठीक है। एड्रिनो का मतलब होगा एड्रिनल ग्रंथि का कोई भाग, तो हम लिखें यहां पर एक बार ध्यान से समझना, एड्रिनोफोर एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो सेकंड लिखा है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी कौन सी विशेष प्रकार की, केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलो, तो ये कहां होती है, कॉर्टेक्स भाग है। तो हम लिख सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग। इस कॉर्टेक्स भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं एक विशेष, जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। 3 प्रकार के एरियाज होते हैं कोशिकाओं के आकार के आधार पर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो इनमें तीनों में से ये ग्लोमेरुलोसा, इसका मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को ये प्रेरित करता है, जिसके कारण यहां एक विशेष हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है किसका, इसको हम बोल सकते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स का। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जांपल जिसे हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन के अंदर, रक्त की नलिकाओं नेफ्रॉन के अंदर, वृक्क नलिकाओं के अंदर Na+ के अवशोषण और पोटेशियम के उत्सर्जन को यह प्रेरित करता है, ठीक है। इसकी यदि कमी हो जाती है तो Na+ बॉडी से बाहर जाएगा, K+ अंदर रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि रक्त के अंदर जो लवणों की सांद्रता होती है वो चेंज हो जाती है। लवणों का जो लवण असंतुलित मात्रा में हो जाते हैं, उस अवस्था में बीपी इनका कम हो जाता है। तो इसे मिस्टर थॉमस एडिसन ने एक रोग नाम दिया था जिसको बोलते हैं एडिसन रोग।
ठीक है, जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो एल्डोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन था वो बताया हमने, Na+ के अवशोषण और K+ के उत्सर्जन को प्रेरित करना, जिससे ब्लड के अंदर जो आयन है, लवण है, इनकी मात्रा संतुलित हो सके। अब आता है तीसरा, जो इस पीनियल ग्रंथि का मेन हार्मोन है, जिसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। अब हम इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखो। मेलेटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न होता है, एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन है। चाहे तो अपन नाम लिख सकते हैं ट्रिप्टोफैन। कौन सा एमिनो? ट्रिप्टोफैन के द्वारा, ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड के द्वारा मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन है उसका स्रावन होता है। अब मेलेटोनिन की बात करें तो ये जो मेलेटोनिन है, ठीक है, तो अब देखो मेलेटोनिन की बात हम यहां कर रहे हैं, ये MSH के प्रभाव को रोकता है, MSH के प्रभाव को या प्रभाव का विरोध करता है। ये इसका मुख्य कार्य हुआ। हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जब पीयूष ग्रंथि के बारे में बात की थी तब MSH के बारे में भी आया था। MSHRH जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट हुआ था, वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को प्रेरित करता है, जिससे अग्रपाली MSH का स्रावन करती है। और ये MSH त्वचा में पाए जाने वाली जो मेलानोफोर कोशिकाएं होती है, मेलानिन कोशिकाएं होती हैं, उनको मेलानिन नामक वर्णक के स्रावन को प्रेरित करता है। और मेलानिन वर्णक का जो मुख्य कार्य है वो है त्वचा के रंग को निर्धारित करना, अर्थात मेलानिन के कारण त्वचा का रंग डार्क होता है, ठीक है। जबकि जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये इसका विरोध करता है। किसका? MSH का विरोध करता है। MSH का विरोध करेगा तो ये क्या करेगा? त्वचा के रंग को हल्का बनाता है। क्या बनाता है? त्वचा के रंग को हल्का बनाता है, अर्थात डार्क नहीं बनाता बल्कि हल्का बनाता है, यानी फेयर कॉम्प्लेक्स जैसी बात आती है। तो त्वचा के रंग को गोरा बनाता है, हल्का बनाता है। कौन? मेलेटोनिन। विशेषकर ये ह्यूमंस के अंदर इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, विशेषकर ये सरीसृप और उभयचर प्राणी, ठीक है, इन जीवों के अंदर ज्यादातर ये सक्रिय होता है, जिसके कारण इनमें रंग परिवर्तन की भी क्षमता होती है, ठीक है। अब देखो, हमने बोला MSH का प्रभाव का विरोध करता है, तो MSH और मेलेटोनिन एक प्रकार से एक दूसरे का विरोध करने वाले हार्मोन है। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इनको हम क्या कह सकते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कह सकते हैं। किसको? MSH और पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, कौन क्या कर सकता है इसके बारे में। अब हम देखते हैं इसके और क्या क्या कार्य हो सकते हैं। मुख्य कार्य आपने देखा, इसके अलावा और कौन कौन से कार्य हैं वो हम देखते हैं। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो कि मुख्य रूप से मेलेटोनिन हार्मोन है, इसके कार्य की बात करें तो एक कार्य हमने देखा था कि MSH का ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, MSH का विरोध करता है, अर्थात त्वचा के जो रंग होता है उसको हल्का बनाता है, लाइट बनाता है, ठीक है। दूसरा जो मुख्य कार्य समझो कि प्रकाश प्रेरण का अभाव यानी अंधकार, प्रकाश की अनुपस्थिति, किस समय मेलेटोनिन हार्मोन का अत्यधिक स्रावन होता है, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात दिन के समय तेज प्रकाश में इसका स्रावन कम होता है। यानी कि रात्रि के समय जब अंधकार सबसे ज्यादा है, लगभग मध्य रात्रि, जबकि दिन के समय जो मध्य नून यानी कि लगभग दोपहर का समय होता है, उस समय हार्मोन्स की मात्रा कम और अधिक होती है, ठीक है। यानी कि दोपहर के समय हार्मोन्स का स्रावन सबसे कम और मध्य रात्रि के समय हार्मोन्स का स्रावन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक एंटीगोनेडियल हार्मोन है, इस चीज को ध्यान से समझो। गोनेडियल्स का मतलब होता है जनद, जनद की विपरीत प्रकृति का हार्मोन है, ठीक है। जनद हमने देखा प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली है
वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावन करती है, जीटीएच का स्रावन करती है। जीटीएच में कौन कौन आते हैं? जनन प्रेरक हार्मोन, जिसमें एक आता वृषण और एक आता अंडाशय। अतः वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है जीटीएच, जैसे कि एलएच जिसको आईसीएसएच कह सकते हैं और एफएसएच, ये दोनों ही हार्मोन जननों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, पुरुषत्व और स्त्री तत्व के जो लक्षण होते हैं उनके निर्धारण को प्रेरित करते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जबकि मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ये जीटीएच का विरोध करता है, अर्थात एलएच और एफएसएच के द्वारा होने वाले जितने भी कार्य हैं उन कार्यों का विरोध करता है। अर्थात टोटल हम ये कह सकते हैं कि ये जनन अंगों के विकास को रोकता है। कौन? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर कि जन्मजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो पीनियल ग्रंथि होती है वो सबसे ज्यादा विकसित होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लगभग 7 साल तक ये उपस्थित होगी और उसके बाद इसकी सक्रियता कम होने लगती है, अर्थात ये नष्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो 7 साल के बाद इसकी सक्रियता कम होने लगती है। जैसे जैसे कम होती जाएगी शरीर में जननांगों का विकास होगा, युग्मक निर्माण, वृषण और अंडाशय अपना अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो जनन संबंधी जो विकास की क्रिया है वो सभी क्रियाएं लगभग 7-8 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, परंतु क्योंकि वहां पर मेलेटोनिन का स्रावन नहीं होगा। ठीक है, अतः जननांगों का विकास या हम कह सकते हैं कि 7-8 साल की उम्र के बाद ह्यूमन बॉडीज के अंदर यौवनावस्था, प्यूबर्टी पावर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं उनके अंदर, जन्म से अंधे बच्चों में ये जो क्रिया है वो समय से पहले हो जाती है, अर्थात मेलेटोनिन का स्रावन न होने के कारण उनमें यौवनावस्था समय से पहले आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये जीव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जीव शरीर के अंदर दिन और रात के समय शरीर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, सोना जागना इनको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा लैंगिक व्यवहार को परिवर्तन, लैंगिक व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसको नियंत्रण करता है। इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल सेक्सुअल वॉच के नाम से जानते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। एक जो मेन काम है जो कई बार एग्जाम पूछा था, ब्रेन सैंड क्या होती है? तो ब्रेन सैंड का मतलब होता है मस्तिष्क की धूल या मस्तिष्क की रेत। ये क्या चीज है? हमने देखा कि 7 साल के बाद इसकी सक्रियता नष्ट होती है, ये खाली हो जाती है। ठीक है, तो इस जो पिंड है जिसमें कोशिका नष्ट हो जाती है, इस पिंड के अंदर यानी कि पीनियल ग्रंथि टोटली नष्ट नहीं होती, बल्कि इस पिंड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन सैंड के नाम से जाना जाता है, मस्तिष्क की धूल के नाम से जाना जाता है। तो आज की ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी लगातार जो वीडियोस आएंगी उसको आप आसानी से देख सकेंगे, समझ सकते हैं टॉपिकों को।